जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी स्टडीज के नए एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHIC 110 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इससे पहले भी और भी क्लासेस हो चुकी है BHIC 110 के नाम से, तो उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है BHIC 110 के नाम से। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूँ, BHIC 110 और 133 134 का सिलेबस लगभग सेम है। तो BHIC 110 में जो आपको कुछ कोर्स मिलेंगे 134 के 133 के, तो आप उस पर घबराना मत। और आपके दोनों के सिलेबस सेम है, तो दोनों के एक क्लास से कवर हो जाएगा। आप देख लेना, क्लास कीजिए और अपना सिलेबस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलेगा। और इतिहास तो बदलता नहीं है, आपको भी पता है। अगर देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो या तो BHIC 110 हो, 115 हो, 133 हो, 134 हो, सब में वही बताया जाएगा। ठीक है, तो वो घबराना आपको नहीं है। क्लियर? तो उसके बाद इसको देखते हैं। चलिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कहा जाता है, क्या अस्थायी बंदोबस्त अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है? चर्चा कीजिए। ये मेरी नज़र से इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगा कि नहीं, आपके लिए लाना चाहिए, तो मैंने लाया। ठीक है, और भी सेशन आएगी, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक निवेदन है, अगर बैकग्राउंड से अगर कोई भी साउंड आ रही है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड पर ध्यान दूँ तो मैं क्लासेस नहीं कर पाऊँगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए आप सभी भी। ओके, चलिए तो देखते हैं क्या कहा जाता है, इसका क्या क्या उद्देश्य था, इसमें सफल प्राप्त में क्या क्या चर्चाएं थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। कहा जाता है, अस्थायी बंदोबस्त ने बंगाल के जमींदारों तथा राजनीतिक समर्थन हासिल किया। यानी अस्थायी बंदोबस्त जो थे वो बंगाल में लागू किए गए थे। ये मतलब एक प्रकार का जो टैक्स वसूलना होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे बताएंगे। उससे मैंने अस्थायी बंदोबस्त का एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। ओके, तो ये जो है ना, ये 1857 के महान विद्रोह के दौरान वफादार रहे थे। यानी कि 1857 जब क्रांति हुई थी अपना, तो उस समय जो है ना अस्थायी बंदोबस्त अपना जो है सही तरीके से एक वफादार जो है ना सेना, वफादार मतलब होता है ना, वफादारी सही तरीके से निभाया। आगे इसके बारे में भी चर्चा करूँगा कि कैसे वफादारी निभाया। ठीक है, तो पहले इतना तो समझिए कि जो है ना, ये अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था, बंगाल के जमींदारों के लिए लागू किया था। और 1857 में जो है इसका क्रांति हुई थी, उस समय जो है वफादारी निभाया था, मतलब कि अपना जो योगदान 100% दिया था। उसके बाद कहा जाता है, अस्थायी बंदोबस्त ने किसानों को जमींदारों के उत्पीड़न से बचाया है। जमींदारों के उत्पीड़न से जो है ना काफ़ी बचाया, काफ़ी हद तक बचाया है। और उसके बाद कहता है, इस बंदोबस्त में राजस्व पट्टा समझौते के माध्यम से तय किया जाता था। ये इस बंदोबस्त में, जो अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, ये राजस्व वसूलना जो है ना, पट्टा जो कर टैक्स जो होता है, पट्टा उसी को जो टैक्स जो है ना, ये समझौता के माध्यम से अपनाया जाता था, वसूला जाता था। एक पहले समझौता किया गया था, उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसको वसूला जाता था। और जिससे किसानों की ज़मींदारों को उत्पीड़न से बचाया जा सकता था। ठीक है, ज़मींदारों के उत्पीड़न से बचाया जा सकता। ठीक है, उसके बाद कहता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने राजस्व सुधारों पर अपना ध्यान दिया। गवर्नर जनरलों में से सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो ये टैक्स जो थे, राजस्व वसूलने थे, उसको उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, उस पर, ताकि सही तरीके से राजस्व वसूला जा सके, या किसानों पर भी ज़्यादा लोड ना हो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूलने में सहायता मिले। इस प्रकार की उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था और अद्भुत तरीके से उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। ठीक है, और कहा जाता है, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अस्थायी बंदोबस्त थी। ये 3 राज्यों में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये स्थापित थी अस्थायी बंदोबस्त। उसके बाद उसने राजस्व मंडल का पुनर्गठन किया, जिसके पास राजस्व संग्रहकर्ताओं के कार्यों की निगरानी के लिए शक्ति थी। राजस्व की निगरानी के लिए जो इसके एक संग्रहकर्ता भी बनाया था, कार्यालय भी बनाया था। ठीक है, और कानून को मुगलों के समय में सिवन शाहनुगत राजस्व अधिकारी थे। यानी मुगल समय में क्या होता था, पहले बाबर के बाद मतलब कि वंशानुगत हुआ था। बाबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर, ठीक है, हुमायूं, ये सब जो मतलब वंशानुगत के रूप में हुआ था। उसके बाद कहता है, अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार जमींदार किसानों से राजस्व वसूल करता था। जमींदार जो है वो किसानों से वसूल करते थे। मतलब कि जमींदार कौन होते थे? मतलब राजस्व वसूलते थे यहाँ के राजा या तो जमींदार जिसके पास ज़्यादा अच्छा खासा ज़मीन हो और जो राजा के बहुत करीब हो, मंत्री पद के रूप में हो, तो वो वसूलते थे किसानों से। जो किसान मतलब वो जिसके पास छोटा मोटा ज़मीन हो, थोड़ा कम ज़मीन हो, उससे वो टैक्स वसूला करते थे। क्लियर? उसके बाद कहता है, राजस्व के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि कंपनी द्वारा अस्थायी रूप से तय की गई थी। ये कंपनी के द्वारा तय की गई थी। उसके बाद अगला कहा जाता है, राजाओं और तालुकदारों को जमींदार माना जाता था। ये जो राजा और तालुकदार होते थे उसको जमींदार माना जाता था, और जमींदारों को ज़मीन बेचने और खरीदने का अधिकार था।
ये ज़मींदार को जो है ना वो ज़मीन बेचने का और ख़रीदने का अधिकार था और कहा जाए ये ज़मींदारों के वरदान था। सरकार ने भूमि की उत्पादकता के बारे में कोई विचार किए बिना राजस्व निर्धारित किया करता था। ठीक है, किसी से भी मतलब ये विचार विमर्श करने के बावजूद ये जो टैक्स जो है ना वो फिक्स कर सकता था, राजस्व फिक्स कर सकता था। वे केवल उस पैसे से चिंतित थे जो किसानों से उम्मीद करना चाहते थे। ठीक है, और ये अधिनियम जमींदारों को कृषि उत्पादन से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक धन निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता था। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद कहा जाता है क्योंकि उनसे मांगे गए राजस्व में वृद्धि नहीं होगी, उनसे जो राजस्व मांगे गए थे उसमें काफ़ी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि उनके पास जो है ना भूमि के अधिकार थे। उनके पास क्या थे? भूमि के अधिकार थे। इसलिए उन्होंने लाभ हासिल करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। उन्होंने जो न लाभ के लिए, बेनिफिट्स के लिए उन्होंने क्या किया था? ज़मींदारों के साथ बहुत प्रकार के दुरुपयोग करने लगा था। कंपनियों का किसानों से कोई सीधा संपर्क नहीं था, इसलिए किसान अपनी शिकायतें नहीं कर सकते थे। मतलब कि कंपनी के साथ साथ जो है ना क्या कहता है, कंपनी क्या कहता, एक ज़मींदार को सौंप दिया था कि नहीं तुम मुझे राजस्व वसूलोगे और मुझे तुम ला के दोगे। तो कंपनी के साथ डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट नहीं हुआ करता था किसानों के साथ, जो दुरुपयोग किया जाता था। तो किसान भी अब क्या करें? अरे ठीक है, इस प्रकार की बातें हैं। और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ जाओ ना कि जैसे मान के चलो आप कि आप ही के गांव में, आप गांव में हो, किसान खेती बाड़ी करते हो और आपको अपनी प्रॉब्लम जो है ना सरकार को बतानी हो, सरकार आपके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, तो आप किस तरह से बात करोगे? अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, यानी कि आप आवाज़ उठाते तो जो आपसे सीनियर है वो दबा देता है। जैसे आपके गांव के मुखिया हैं वो आगे तक पहुंचने ही नहीं देता है। आप अपने प्रखंड में, ब्लॉक में जो है जाते जाते आपके जवाब जो है ना मतलब दब जाते हैं। तो यही बातें हैं। क्लियर? उसके बाद कहा जाता है जिम्मेदारों उनके अधीन भूमि का वंशानुगत स्वामी बना दिया गया था। जिस तरह से साम्राज्यों के जो राजा हुआ करते थे उसी तरह यहाँ भी वही हाल है। जमींदार जो थे वो वंशानुगत थे, मतलब कि बेटा का, मतलब कि पहले बाप के बेटा फिर उसका बेटा, मतलब इस तरह से वंशानुगत के रूप में जमींदार बनाया गया था, मतलब स्वामी बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब ये था कि उनकी अधिक उत्तराधिकारी और वे स्वामित्व वाली भूमि पर दोनों का नियंत्रण था। ओके, उसके बाद कहा जाता है कि यदि जमींदार निश्चित राजस्व का भुगतान करने में विफल रहे तो वे अपनी जमींदारी खो देंगे। जमींदारों को पट्टेदार को भूमि के क्षेत्रफल और उसके राजस्व का वर्णन करने वाला पट्टा देना आवश्यक था। इस तरह काश्तकारों को अपनी जोत पर अधिकार मिल गया। क्लियर? जितना वो राजस्व वसूल करेगा उतना वो उसका वैल्यू बढ़ेगा। अगर नहीं कर पाएगा तो वो अपना जमींदारी पद से जो है इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। इस तरह की बातें कही गई है। अब हम लोग देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त की क्या क्या लाभ है। सबसे पहली बात, अस्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ था? 1793 में। ठीक है, 1793 में। ओके, 1793 में हुआ था। ठीक है, और देखते हैं इसका क्या अस्थायी बंदोबस्त के क्या क्या लाभ हैं उसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, कहा जाता है 1793 से पहले, 1793 से पहले कंपनी राजस्व की अपनी प्राथमिक स्रोत अर्थात भू राजस्व में उतार चढ़ाव से घिरी हुई थी। यानी प्राथमिक स्रोत जो इसका सबसे पहला स्रोत क्या था? ये भू राजस्व से जो उतार चढ़ाव से घिरी हुई थी, यानी कि कभी अप तो कभी डाउन के रूप में वो राजस्व दिया करते थे। अस्थायी बंदोबस्त गारंटीकृत आय सुरक्षा। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त ने कंपनी को यह सुनिश्चित करके अपने मुनाफे को अधिकतम करने की अनुमति दी कि भूमि राजस्व पहले की तुलना में उच्च स्तर पर तय किया गया था। उसके बाद कम संख्या में जमींदारों के माध्यम से राजस्व एकत्र करना हजारों काश्तकारों से निपटने की तुलना में कहीं अधिक आसान और कम खर्चीला प्रतीत होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ रहे हैं। उसके बाद कहा जाता है यह उम्मीद थी कि अस्थायी बंदोबस्त कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगा। क्या कहा जाता है? अस्थायी बंदोबस्त का ये उससे उम्मीद यही था कि कृषि व्यवस्था को, मतलब किसानों को जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है क्योंकि भविष्य में भू राजस्व में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि भू राजस्व में वृद्धि नहीं होगी, भले ही जमींदार की आय में वृद्धि हो, बाद में खेती का विस्तार करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये हैं आपका अस्थायी बंदोबस्त के कुछ लाभ के पॉइंट्स जो आपको इसको लिखना होगा, मेंशन करना होगा। और उसके बाद कहा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त जिसे बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त जो है हम लोग बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बंगाल का स्थायी बंदोबस्त एक उसका भी एक अलग टॉपिक्स होती है, उसको मैंने कवर करवाया है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों के बीच एक समझौता था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद बंगाली में जो है जमींदारों के बीच समझौता हुआ करता था। उसका तो जो उस भूमि से होने वाले राजस्व को तय करने के लिए था।
जो राजस्व के लिए कैसे टैक्स लगाया जाएगा, राजस्व कितना वसूल हो जाएगा, इस पर कितना फिक्स किया जाएगा, इस तरह की बातें उसमें समझौता में किया गया था, जिससे पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में कृषि विधियों का और उत्पादकता दोनों के दूरगामी परिणाम थे। भारतीय ग्रामीण इलाकों की राजनीतिक वास्तविकताओं या 1793 से चार्ल्स और कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है इससे कानून के बड़े निकाय का एक हिस्सा बनाया गया। अस्थायी बंदोबस्त को जो ना कानून का एक बहुत बड़ा नियम कानून के रूप में बनाया गया। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है जिसे कॉर्नवालिस कोड के रूप में जाना गया। इसी सभी प्रक्रियाओं को कॉर्नवालिस कोड नाम दिया गया। कॉर्नवालिस क्यों कोड दिया गया? क्योंकि कॉर्नवालिस ही ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अस्थायी बंदोबस्त पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया था, राजस्व वसूलने पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया था, और वो अद्भुत तरीके से उन्होंने इस पर सफलता प्राप्त की थी। तो इसलिए जो इसके नाम से ही इसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से हम लोग जानते हैं अस्थायी बंदोबस्त को। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है 1793 में कॉर्नवालिस कोड ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवा कर्मियों को 3 शाखाओं में विभाजित किया। सेवानिवृत्त को 3 शाखाओं में विभाजित किया। पहला राजस्व, दूसरा न्यायिक और वाणिज्यिक। ठीक है, राजस्व जमींदारों मूल भारतीयों द्वारा एकत्र किया जाता था, उन्हें जमींदारों के रूप में माना जाता था। इस विभाजन ने एक भारतीय जमींदार वर्ग का निर्माण किया जिसने ब्रिटिश सत्ता का समर्थन किया, साथ दिया। ओके, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि भारतीय समाज में उपयोगितावादियों ने किस प्रकार हस्तक्षेप किया, उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन भी आने वाली है, और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन जो आप सभी के लिए सहायतापूर्ण होगी, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गई होगी। और एक निवेदन है आप सबों से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।